ओके। नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो सीरीज के अंदर अभी अपन कक्षा 10 के राजनीतिक विज्ञान के नोट्स की बातचीत करेंगे। अब जो नोट्स या जो चैप्टर जो आपके आरबीएससी बोर्ड के अंदर है, उनकी वीडियो आपको लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपके टोटल जो चैप्टर है उनकी वीडियो जो है वो लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नोट्स की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर आज अपन चैप्टर संख्या फर्स्ट की बातचीत करेंगे। और चैप्टर संख्या फर्स्ट जो है वो है सत्ता की साझेदारी, यानी जो आपका पहला अध्याय है उसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसके अंदर अपन इंपोर्टेंट जो नोट्स है उसकी बातचीत करेंगे। यह नोट्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ जो विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे आरबीएससी बोर्ड हो, जहां एनसीईआरटी की किताबें आपके लागू होती है, उन सभी के लिए ये नोट्स आपके उपयोगी रहेंगे। तो आज सबसे पहले पार्ट की बातचीत करें जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और ये जो नोट्स है इनकी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए सभी चैप्टरों की तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और मेरे जो व्हाट्सएप के नंबर है मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। 82 90, सॉरी ये नहीं, 88 24 83 65 12, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा नाम मात्र के शुल्क के अंदर, या फिर www.lakshmandhara.com के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो आज शुरुआत करें इन नोट्स की। तो देखिए, सबसे पहले सत्ता की साझेदारी के अंदर सारे टॉपिक लिए हुए, ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जो पीछे छोड़ दिया गया हो। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से हैं उनके लिए बात करें तो हम सबसे पहले नोट्स देखेंगे, नोट्स के बाद में एमसीक्यू, फिर वन लाइनर। इस तरीके से आपके 3 वीडियो की सीरीज रहेगी कंप्लीटली, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी। तो एक एक करके देखते हैं। पहला पार्ट सत्ता की साझेदारी। अब इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? सत्ता की साझेदारी का सामान्य अर्थ क्या हुआ? अगर मैं सामान्य अर्थ की बात करूं सत्ता की साझेदारी की, तो सत्ता की साझेदारी का सामान्य जो अर्थ है वो है भाई सत्ता का बंटवारा करना। सत्ता का बंटवारा, यानी जो शक्ति है, जो पावर है, उसको विभाजित करना, अलग अलग लोगों के पास में उसका बंटवारा कर देना। आगे देखो, जैसे कि दे रखा है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब है शासन में विभिन्न सामाजिक समूहों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना। जो आप शासन कर रहे हो उस शासन के अंदर आपके पास जो विभिन्न सामाजिक समूह है उन समूहों को समान प्रतिनिधित्व देना। जैसे मान लो कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। अब इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर अलग अलग सामाजिक समूह है। और सामाजिक, जैसे मान लो यहाँ ये भारत का मैप है, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे इधर राजस्थान में मारवाड़ी लोग रहते हैं, या इधर गुजराती गुजरात में रहते हैं, मराठी लोग भी रहते हैं, इधर तमिल लोग भी रहते हैं, तमिलनाडु वाले जो है, केरल वाले जो है, ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय एक ऐसी शासन प्रणाली अपना रहे जिसके अंदर जो दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका ही दबदबा चले। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरे जो लोग हैं वो सारे के सारे नाराज हो जाएंगे, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों को समान प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा। लेकिन भारत के अंदर ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई गई है। इन लोगों को भी शासन करने का अधिकार है, इन लोगों को भी हक है, इन लोगों को भी हक है, और इन लोगों को भी हक है, यानी इन सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी इसका सामान्य अर्थ क्या हो गया? सत्ता की साझेदारी का सामान्य अर्थ हो गया कि सत्ता का विभाजन करना। और विस्तृत अर्थ अगर पॉलिटिकल साइंस में देखें तो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से इसका अर्थ है कि विभिन्न सामाजिक जो समूह हैं उनको राजनीति में समान प्रतिनिधित्व देना, ताकि वे लोग भी अपनी बात रख सके। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सत्ता की साझेदारी जो है वो है लोकतंत्र की आत्मा। ओके। सत्ता की साझेदारी से सांस्कृतिक और भाषा के भेदभाव के बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। देखो, सिंपल है सत्ता की साझेदारी, सामाजिक समूहों को समान प्रतिनिधित्व देना। उसके बाद में अगर उसकी कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा क्यों है? कि इसमें संस्कृति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और भेदभाव किए बिना सभी लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में उनको शामिल किया जाता है। जैसे भाई, आप किसी भी समुदाय के हो, किसी भी संस्कृति के हो, लेकिन आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा, आप अपनी बात बिल्कुल बिना भेदभाव के रख रहे हो। तो यहाँ जो है वो सत्ता की साझेदारी जो है संस्कृति और भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती, और बिना भेदभाव किए हुए लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है। सत्ता की साझेदारी से समाज के सभी प्रमुख समूहों को शासन में स्थायी रूप से सत्ता दी जाती है, यानी जितने भी समाज के प्रमुख समूह हैं उनको शासन में स्थायी सत्ता या स्थायी रूप से सत्ता दी जाती है। सत्ता की साझेदारी से जातीय और सांस्कृतिक अंतर के कारण होने वाले झगड़ों को
सुलझाने में मदद मिलती है। यानी अगर आपके राष्ट्र में कोई जातीय झगड़े हो रहे हैं, तो वहाँ आप सत्ता की साझेदारी का मॉडल अपना सकते हो। जैसे कि आगे अपन देखेंगे बेल्जियम के अंदर जो है वो 2 जातियों के समय बीच में जो है वो झगड़ा उत्पन्न हो जाता है और उस झगड़े को समाप्त करने के लिए वहाँ की सरकार ने सत्ता की साझेदारी के मॉडल को अपनाया। तो यहाँ विशेषता के अंदर आप आराम से देख लीजिए कि भई पहली जो विशेषता है वो तो है ये आत्मा है। दूसरी, यानी इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और बिना भेदभाव किए हुए लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। और सत्ता की साझेदारी से स्थायी रूप से सत्ता प्राप्त होती है। और सत्ता की साझेदारी अगर कहीं पे मॉडल अपनाया जाता है और वहाँ पे जातीय और संस्कृति के अंतर के कारण कोई झगड़े हो रहे हैं, तो उनको भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच में टकराव जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है। यानी सत्ता की साझेदारी से टकराव का खतरा जो है वो कम हो जाता है। अब टकराव के खतरे से मतलब क्या हो गया? यानी वहां जो होगा टकराव वो बिल्कुल कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमने क्या दे रखा है? सभी को समान अधिकार दे रखा है। भाई जब सभी लोगों को समान अधिकार दे दिया है तो टकराव होंगे ही नहीं। टकराव की स्थिति उत्पन्न होती क्यों है पॉलिटिकल में? तो इसका रीजन यही है कि किसी न किसी प्रकार का वहां कोई भेदभाव हो रहा है, इसलिए टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर आपने सत्ता की साझेदारी का मॉडल अपनाया है तो वहां टकराव की जो स्थिति है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यहाँ आप देखो इस पूरी पीपीटी में जो अपन ने चीजें पढ़ी एक बार उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने देखा सत्ता की साझेदारी का मतलब। सत्ता की साझेदारी का मतलब है सत्ता का बंटवारा करना। ठीक है। उसके बाद में सत्ता की साझेदारी की कुछ विशेषताओं की बात करें तो वही सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। उसके बाद में देखा कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, यानी सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर, यानी भाषा और सांस्कृतिक आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं होता। ठीक है। और बिना भेदभाव किए लोगों को राजनीतिक में शामिल किया जाता है, राजनीतिक में शामिल किया जाता है। ठीक है। यहाँ सत्ता की साझेदारी से स्थायी रूप से सत्ता प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके बाद में है जहां आपने सत्ता की साझेदारी अपना रखी है वहां झगड़े बिल्कुल कम होंगे, झगड़ों को सुलझाया जा सकता है। यानी जहां झगड़े हो रहे हैं वहां उन्हें सुलझाया जा सकता है, यानी उनके झगड़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा जो देखा आपने बाद में कि इससे सामाजिक समूहों के बीच में जो टकराव की स्थिति, टकराव का खतरा बहुत ही कम, टकराव का खतरा अब ये चीजें अपन ने देखी। तो यहाँ अगर कोई बोर्ड का विद्यार्थी देख रहा कक्षा 12 का तो उसके भी लिए नोट्स ये सबसे उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे आपको की पॉइंट ये याद हो जाएंगे। या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये सवाल बन सकता है कि निम्न में से सत्ता की साझेदारी से संबंधित नहीं है, या कौन सत्ता की साझेदारी की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। जो साथी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इन चीज़ों को पढ़ रहा है, चाहे सेकंड सेकंड ग्रेड हो, चाहे अन्य कोई भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हो जिनमें आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड चीज़ें आती है, तो उनके लिए शानदार तरीके से इसमें एमसीक्यू भी मैं पूरा लेके आऊँगा, तो वहाँ आपका शानदार रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो पहली पीपीटी ये कंप्लीट हो गया एकदम सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे। अब इसके बाद में आगे अगर बात करें तो आपके आगे वाली पीपीटी में देखो कि इसमें जो दे रखा है वो है आगे सत्ता की साझेदारी के कुछ और इसमें उदाहरण दे रखे हैं। जैसे ओके, सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच में शांति व्यवस्था बनी रहती है। यानी सत्ता की कहीं पे अगर साझेदारी हो रखी है तो वहां शांति व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी, यानी शांति व्यवस्था रहेगी, कोई लोग जो है वो आपस में लड़ेंगे नहीं। सत्ता की साझेदारी के तहत सरकार के अलग अलग अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सत्ता दी जाती है। अगर हम भारत में बात करें सत्ता की साझेदारी की, तो भारत में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, इनको अलग अलग शक्तियां दी हुई है। ठीक है। उसके बाद में आगे बात करें अ, सत्ता की साझेदारी में, तो सत्ता की साझेदारी में आगे अपने को देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। यानी भारत में जो सत्ता की साझेदारी जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर की हुई है। ठीक है। इसी को जो है वो नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। रीजन क्या, कारण क्यों? क्योंकि इसको नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें समस्या नहीं है, ये बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को सुलझा देती है। नियंत्रण और संतुलन, देखो यहाँ विधायिका जो है वो आपके क्या करती है, विधायिका जो है वो क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है।
कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका जो है वो लागू करती है, लेकिन न्यायपालिका क्या करती है? हाँ, इसमें आपकी जो न्यायपालिका है वो करती है समीक्षा। तो देखो, इन दोनों चीजों ने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, आपके संतुलन बनाए रखने के लिए कानूनों को बनाया और लागू किया। अब न्यायपालिका को लगता है कि जो इनके द्वारा कानून बनाया गया और जो कानून लागू किया गया वो सही नहीं है, तो न्यायपालिका यहाँ उसे निरस्त कर सकती है, उसे हटा सकती है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। नियंत्रण भी रह रहा है और संतुलन भी बना हुआ है। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसे कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो यहाँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आगे देखें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती और भारत में विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पूरी तरह विकेंद्रित की गई है। ये तीनों शासन के अंग है, यानी ये तीनों जो है भारत में शासन के अंग है, कार्यपालिका यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो यहाँ आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वहां पे सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं रहती है, यानी यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती। ठीक है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, जो अपन आगे थोड़ी देर बाद में देखेंगे। ठीक है, और भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में पूरी तरीके से इसे विकेंद्रित किया गया है और ये तीनों जो है वो एक प्रकार से शासन के अंग है। तो आपको यहाँ समझना चाहिए कि शासन के जो अंग है वो कितने हैं। तो शासन के जो आपके अंग है वो 3 है, यानी शासन के कितने अंग है? शासन के अंगों की अगर बात करें तो शासन के आपके 3 अंग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आगे आपने टॉपिक डाल दिया है कि सरकार के अंग। तो सरकार के अंग कितने हैं? सरकार के आपके 3 अंग हैं। ठीक है, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला है विधायिका, उसके बाद में कार्यपालिका, उसके बाद में न्यायपालिका। अगर अपन विधायिका की बात करें, देखो हमारे यहाँ पे एक तो केंद्र है और एक राज्य है। तो केंद्र में अगर बात करें तो केंद्र को अपन कहेंगे संघ। ठीक है, विधायिका के अंतर्गत अगर केंद्र में बात करें तो देखो संघ की विधायिका, तो संघ में सबसे पहले आएगा संसद, यानी संघ में कौन आएगा? संसद आएगा। देखो यहां सीधा आपको समझना है कि भारत एक देश है, यहाँ पे संघ यानी केंद्र सरकार होती है और एक होती है राज्य सरकार। तो विधायिका भी दो तरीके से होगी, यानी दो तरीके से का मतलब हुआ कि एक तो जो होगा पूरे देश के अंतर्गत काम करेगा, ठीक है, और एक जो होगा वो होगा राज्य के अंतर्गत काम करेगा। जैसे देखो आपके राज्य में मुख्यमंत्री होता है और देश में प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद पूरे देश के लिए काम करती है। उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री और मंत्री की जो परिषद होती है या उसके जो सदस्य होते हैं वो राज्य के लिए काम करते हैं। तो यहाँ विधायिका भी दो होगी। जैसे कि संघ की बात करें तो संघ में संसद है और संसद के अंदर कौन कौन आएगा? आ गया आपका एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, उसके बाद में कौन आ गया? उसके बाद में आ गया राज्य सभा और उसके बाद में कौन आ गया? लोक सभा। अब आपको इसको आसानी से समझना है। देखो ज्यादा अपन इसमें विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे क्योंकि अपने एनसीईआरटी कक्षा 10th के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसी के माध्यम से ही देखेंगे। जैसे आप उच्च कक्षाओं में जाओगे तो इसमें और अधिक जानकारियां देखने को मिलेगी। जब संघ की विधायिका के अंदर बात करें तो सबसे पहले आएगी संसद। ठीक है, संसद के अंतर्गत आएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अभी राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के कोई भी कानून बनाते हैं और दोनों कानून किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन कर देता है इस तरीके से, तो वो कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, कानून लागू होने के बाद में न्यायपालिका को लगता है कि ये कानून सही नहीं है तो उसको निरस्त कर सकती है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना संसद के अंदर कौन कौन आ रहा है? राष्ट्रपति आ रहा है, राज्यसभा आ रहा है, लोकसभा आ रहा है। उसी की तरह अगर हम बात करें राज्य में, यानी राज्य की विधायिका के बारे में बात करें तो राज्य की विधायिका को कहेंगे विधान मंडल। ठीक है, और विधानमंडल में कौन आएगा? जैसे यहां राष्ट्रपति आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा आपके राज्यपाल। मैंने मैंने संघ की कार्यपालिका में जो स्थान राष्ट्रपति का होता है वही स्थान राज्य की विधायिका यानी संघ की विधायिका के अंदर जो स्थान राष्ट्रपति का होता है वही स्थान राज्य के विधानमंडल के अंदर राज्यपाल का होता है। और यहाँ जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा है तो यहाँ हो जाएगी, एक तो हो जाएगा विधान परिषद और विधानसभा, विधान सभा और विधान परिषद, विधान परिषद। तो यहाँ चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं विधायिका, विधायिका का मतलब हो गया, आगे अपन देखेंगे कि कानून निर्माण करना। इसके अंदर एक तो आएगी संघ की विधायिका और एक आएगी राज्य की विधायिका।
क्योंकि एक तो संघ है और एक विधायिका। संघ जो है पूरे देश के लिए काम करेगी और राज्य की जो विधायिका है वो राज्य के लिए काम करेगी। अब संघ की विधायिका के अंदर आएगा संसद, संसद के अंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से राज्य में होगा विधानमंडल, विधानमंडल के अंदर राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये सभी राज्यों के अलग अलग होते हैं। जैसे भारत के अंदर जो आपके राज्य है 28 राज्य है, तो 28 राज्यों की ये सब अलग अलग है। ठीक है, किसी की दोनों की साथ में हो सकती है, लेकिन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल ये तो राज्य के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये जो है वो केंद्र के लिए काम करें। तो यहाँ आपके विधायिका बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जानी चाहिए कि सर विधायिका का मतलब क्या होता है। विधायिका का मतलब होता है कानून को निर्माण करना, और यहाँ एक तो संघ के लिए काम करेगी और दूसरी जो होगी वो आपके काम करेगी, वो करेगी राज्य के लिए। तो यहाँ स्पष्ट पूरी तरीके से हो जाना चाहिए, आपके माइंड के अंदर पूरा सेट हो जाना चाहिए कि विधायिका किस तरीके से काम कर रही है और इसका क्या काम है। तो यहाँ देखो, वापस देख लीजिए, विधायिका, विधायिका क्या काम करती है? कानून का निर्माण। ओके, अब विधायिका के कितने प्रकार है? दो प्रकार। एक तो है संघ की विधायिका और दूसरी जो है वो है राज्य की विधायिका। ठीक है, संघ की जो विधायिका है उसे अपन कहेंगे संसद, और राज्य में जो विधायिका जो होगी उसे अपन कहते हैं विधानमंडल। ओए ओए, वेट वेट वेट, उसे अपन कहते हैं विधान मंडल। ठीक है, अब आगे बात करें विधानमंडल। अब संसद के अंदर और मैं अगर देखूं तो संसद में कौन आएगा? राष्ट्रपति। कौन आएगा? राष्ट्रपति। उसके बाद में राज्यसभा, और उसके बाद में लोकसभा। ये तो आ गए आपके संसद के अंदर। उसके बाद में अगर विधानमंडल की बात करूं तो यहां जिस तरीके से राष्ट्रपति होता है, यहां पे होगा राज्यपाल। ठीक है, यहां जिस तरीके से राज्यसभा होती है, यहां होगी विधानसभा, और दूसरी जो होगी वो होगी विधान परिषद। ओके, ये आपके माइंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंदर बात करें तो देखो, कार्यपालिका में भी आपको उसी तरीके से समझना। एक तो होगी संघ की कार्यपालिका और एक होगी राज्य की कार्यपालिका, यानी एक संघ में कार्यपालिका और एक राज्य में कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आ गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये तीनों चीजें, सॉरी चारों चीजें। अब यहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है, या फिर निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो बोर्ड के विद्यार्थी वो भी इस तरीके से चीजें ध्यान रखें कि आपके भी बहुविकल्पी प्रश्नों में इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन जो है वो संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित है। ठीक है, या फिर निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि सरकार के अंगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि संघ की कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होंगे। और अगर राज्य की कार्यपालिका में बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता जो है वो इसके अंतर्गत आपके आएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना है दोनों का। उसके बाद में न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब क्या है? जो कानून की समीक्षा करती हो। जैसे इसके अंदर आपके एक तो आएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में है उच्च न्यायालय, यानी ये हो गया हाई कोर्ट। और जिला एवं सत्र न्यायालयों की बात करें तो आपके जिले में जो आपके न्यायालय है वो, यानी इनकी संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो उच्चतम जो न्यायालय है वो तो अपना एक ही है नई दिल्ली में। उसके बाद में हाई कोर्ट की बात करूं तो 25 है, और उसके बिना जिला एवं सत्र न्यायालयों की बात करूं तो 625 से भी अधिक है। तो इस तरीके से ये आपके सरकार के तीनों अंग हैं। तो ध्यान रखना, सरकार के तीनों अंग कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और इनके अंदर बिल्कुल अच्छे से आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, और इधर महान्यायवादी। तो ये पूरी चीजें आपको जो है वो एक तरीके से माइंड के अंदर सेट करके रखनी है। उसके बाद में आगे बात करके सरकार के तीनों अंग के कार्य। तो यहाँ बड़ा सा प्रश्न दिया जा सकता है कि सरकार के तीनों अंगों के कार्य बताते हुए सरकार के तीनों अंग लिखिए। तो बोर्ड के विद्यार्थी इन चीजों को अच्छे से लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बाकी फॉर्मेट में तो आपको अपने हिसाब से उसको सेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं संघ की कार्यपालिका के अंदर देखूं तो यहाँ संघ की कार्यपालिका में आपके जो है वो देखो, इसमें इधर ध्यान दीजिए।
हाँ, तो यहाँ विधायिका सरकार के तीनों अंग के अंदर देखो जैसे लिखा हुआ कि कानून या विधि का निर्माण करना अध्यक्षात्मक सरकार में विधायिका स्वतंत्र पूर्वक यह काम करती है, लेकिन संसदीय प्रजातंत्र में यह काम कार्यपालिका के साथ मिलकर किया जाता है। तो विधायिका का यहाँ सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण। उसके बाद में है कार्यपालिका। कार्यपालिका का है कानून का पालन करना या उसे लागू करवाना, यानी कानून का क्रियान्वयन करना, यानी कानून को लागू करना, कानून को लागू करना। और कार्यपालिका राज्य की सामान्य नीतियों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद में न्यायपालिका। न्यायपालिका कानूनों के विरुद्ध आचरण करने वालों को दंडित करना या न्यायपालिका प्रणाली के अंतर्गत न्यायालयों और न्याय प्रणालियों को गिना जाता है। यानी यहाँ अगर मैं सीधा सीधा लिखूं तो यहाँ पे जो आपने जो कानून बनाया गया है उनकी समीक्षा की जाती है, ठीक है। या फिर कोई इन कानून का आचरण सही तरीके से नहीं कर रहा है या इनका उल्लंघन कर रहा है तो उनको क्या करना, दंडित देना। या किसी के साथ में अन्याय हुआ है तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने से संबंधित जो गतिविधियां होगी वो आपकी न्यायपालिका के अंतर्गत होगी, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखिए, तो यहाँ ज्यादा जानकारी इसके अंदर है नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, तो वो आप अपने हिसाब से इनको समझ सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपकी मेन जो है चैप्टर का बिल्कुल अच्छे से पॉइंट है। इसमें देखो सबसे पहले बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी के अंदर हमारे को सबसे पहले ये देखना होगा कि जो बेल्जियम है वो वर्ल्ड के मैप के अंदर आपको कहाँ दिखता है, विश्व के मानचित्र में बेल्जियम की जो स्थिति है वो कहाँ है। तो सबसे पहले अपने को देखना होगा बेल्जियम कहाँ पे है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो है ये बेल्जियम है, यानी ये जो है वो आपका भारत है। और भारत से जस्ट इस तरफ जाओगे तो यहाँ आपको दिखेगा यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। इस यूरोप महाद्वीप में जाओगे तो इस यूरोप महाद्वीप के अंदर जो है वो आपको भारत से इस तरफ पश्चिम की तरफ आप यूरोप महाद्वीप में जाओगे तो यहाँ पे आपको देश देखने को मिलेगा, वो मिलेगा बेल्जियम, जो यूरोप के अंदर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी सामान्य स्थिति को देखें तो सामान्य स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो यूरोप है इस यूरोप में बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी का एक बहुत ही अच्छा मॉडल अपनाया गया जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ इसमें देखो सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत कौन सा देश है बेल्जियम। राजधानी क्या है इसकी, राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। इसके राजा की बात करें तो यहाँ का राजा जो है वर्तमान समय में फिलिप है। प्रधानमंत्री की बात करें तो अलेक्जेंडर डिक्रू है और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है, ठीक है। ये तो सामान्य जानकारी होगी। देश बेल्जियम है, महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। और राजधानी ब्रुसेल्स, राजा फिलिप, और प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डिक्रू, और मुद्रा की बात करूं तो यूरो। और यहाँ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये जो दिख रहा है ये बेल्जियम का मैप है, ठीक है। और यहाँ आपको बीच में दिख रही होगी ये स्टार वाला, ये ब्रुसेल्स है, यानी इसकी राजधानी है, ठीक है। उसके बाद में आगे एक एक पॉइंट को देखेंगे फिर इसको समझेंगे कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, यानी यूरोप जो महाद्वीप है इसका एक छोटा सा देश है, ठीक है। मान लिया भाई यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यह हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है, यानी जो हमारा भारत है उस भारत में हरियाणा राज्य के बराबर है, ठीक है। और इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है, यानी इसकी जो सीमाएं हैं फ्रांस, जर्मनी, जैसे देखो इसकी सीमाएं किस किस देश से लग रही है, ये देखो इधर फ्रांस से लग रही है, फिर ये जो नीदरलैंड से लग रही है, ठीक है। फिर इसकी जर्मनी से लग रही है, ये जर्मनी हो गया। फिर ये इधर जो है वो लक्समबर्ग से लगती है, यानी इसके टोटल पड़ोसी देशों की बात करें तो टोटल पड़ोसी देश कितने, 4। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा बेल्जियम का पड़ोसी देश नहीं है। तो पड़ोसी देश की बात करें तो एक नंबर पे आ गया फ्रांस। टोटल 4 पड़ोसी देश है, एक तो है फ्रांस, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरे की अगर बात करूं, दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो है वो आपका है नीदरलैंड। तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो है वो आपका जर्मनी। चौथे की बात करूं तो चौथा है जो है वो लक्समबर्ग, लक्समबर्ग। ये इसके पड़ोसी देश है और इनकी मैप के अंदर स्थिति भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि ये फ्रांस है, लक्समबर्ग है, जर्मनी है और नीदरलैंड है। बेल्जियम देश है, राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है, ठीक है। आगे एक एक चीजों को समझे। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बुनावट बहुत ही जटिल है, यानी ये एक छोटा सा जो देश है हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है, इसकी जो जातीय बुनावट है वो बिल्कुल बहुत ही जटिल है। इस देश की कुल आबादी 59% हिस्सा जो फ्लेमिश इलाके के अंदर रखता है, यानी ये जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम का ये जो इलाका है, ठीक है ना, ये जो इलाका है ये इसका फ्लेमिश इलाका है, यानी ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है फ्लेमिश। और इस फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और अधिकतर जो लोग हैं वो आपके डच भाषा बोल रहे हैं, यानी यहाँ जो है वो डच भाषा बोली जा रही है।
और यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो 59% लोग रह रहे हैं कुल आबादी का। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वेलोनिया का मतलब ये हो गया कि ये जो काला काला सा दिख रहा है ना, इतना सा भाग, ये पूरा क्या क्षेत्र है, ये है वेलोनिया क्षेत्र, और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं फ्रांस भाषा। ठीक है, कितने प्रतिशत है, ये है 40%, ध्यान रखना परसेंट, बिल्कुल 40% लोग। और शेष 1% लोग जो है वो जर्मन भाषा का उपयोग करते हैं। जर्मन भाषा का उपयोग करने वाले लोग जो है वो आपके बिल्कुल यहाँ पे रह रहे हैं, यानी ये छोटा सा क्षेत्र जो है वो आपके जर्मन भाषा का है। यानी हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है जो हमारे भारत के हरियाणा राज्य के बराबर। देखो, पढ़ो ऐसा कि बिल्कुल शानदार तरीके से सारी की सारी चीजें माइंड में सेट हो जाए, टाइम लगे उसकी कोई टेंशन नहीं है, चीजें माइंड के अंदर सेट होनी चाहिए। भले आप प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हो, चाहे भले आप बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हो। बोर्ड के विद्यार्थी है तो बढ़िया आराम से इसको देखो और मजे से इन चीजों को याद कर लो। बस आपके माइंड में इन चीजों का कॉन्सेप्ट सेट हो जाना चाहिए, बस फिर आप आराम से चीजों को लिख सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मेट जो है वो आपको आना चाहिए लिखने का। वो तो आपके कक्षा के अध्यापक है वही बताएंगे, लेकिन मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो हम बेल्जियम की बात कर रहे हैं, आपको बढ़िया एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। और मैं फिलहाल एनसीईआरटी पे काम कर रहा हूँ, तो जहां तक संभव होगा अगले सत्र में एनसीईआरटी की सारी चीजें जो है वो बढ़िया अच्छे से लाएंगे, बिल्कुल अच्छे फॉर्मेट के साथ में। लेकिन फिर भी अपन चीजों को देखते हैं तो बढ़िया अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है, ये भारत के हरियाणा राज्य के बराबर है। इसकी 4 देशों से सीमाएं लगती है, और ध्यान रखना बिल्कुल उत्तर के अंदर नीदरलैंड है, फिर इधर पूर्व में जर्मनी और लक्समबर्ग है, और दक्षिण के अंदर फ्रांस है, राजधानी बेल्जियम है। इसकी जातीय बनावट बहुत ही जटिल है, यानी इसमें जो लोग रह रहे हैं, यहाँ के जो समाज के लोग हैं, उनकी बनावट बहुत ही जटिल है। रीजन यानी इस देश की कुल आबादी का 59%। अब यहाँ एक एक पॉइंट बढ़िया मजे से समझना, यानी यहाँ इस आबादी का टोटल 59% इलाका रहता है फ्लेमिश के अंदर। कौन से क्षेत्र में रहता है, फ्लेमिश के अंदर, फ्लेमिश क्षेत्र के अंदर रहता है, जो कि आपके इसके उत्तर में, यानी ये वाला इलाका जो है वो फ्लेमिश का है। और यहाँ जो भाषा बोली जा रही है, डच भाषा बोली जा रही है। उसके बाद में 40% जो इलाका है, 40% जो लोग हैं वो रहते हैं वेलोनिया में, वेलोनिया। और यहाँ जो लोग भाषा बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं फ्रेंच भाषा। फिर 1% शेष 1% लोग जो है वो आपके बोल रहे हैं जर्मन भाषा। यानी जातीय बुनावट हुई कि नहीं भाई, फ्लेमिश बोली जा रही है, फ्लेमिश में बोली जा रही है डच, वेलोनिया में बोली जा रही है फ्रेंच, और शेष जो है वो 1% लोग जो है वो आपके ये बोल रहे हैं जर्मन भाषा। तो यहाँ मैं मैप में एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ बढ़िया आसानी से। ये तो है फ्लेमिश का इलाका जहां डच लोग बोल रहे हैं भाषा। ये है आपके वेलोनिया का इलाका जहाँ पे बोल रहे हैं फ्रेंच भाषा। और ये जो शेष 1% है, नहीं यानी ये जो इलाका है यहाँ पे बोली जा रही है जर्मन भाषा। तो मैप में भी पूछा जा सकता है कि फ्लेमिश, वेलोनिया, जर्मन भाषी क्षेत्र। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट यू माइंड के अंदर चीजें याद होनी चाहिए कि भाई साहब यहाँ है वो वेलोनिया है, यहाँ जो है वो फ्लेमिश है, और यहाँ जो है वो जर्मन भाषी क्षेत्र। तो ये तो हो गई इसकी जातीय बुनावट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्या समस्या, अब और आगे समस्या ये है कि राजधानी ब्रुसेल्स, चलो ये जो क्षेत्र है छोटा सा बिंदु दिख रहा है, ये है राजधानी ब्रुसेल्स। इस राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। या खेला हो गया, क्या खेला हो गया कि यहाँ पे जो है 80% लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 80% लोग जो है वो आपके फ्रेंच बोल रहे हैं। कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। और शेष 20% लोग जो है वो आपके डच बोल रहे हैं। 20% लोग जो है वो डच बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है ये है राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र। मुझे एक बात बताओ, किसी भी प्रकार का कोई भी काम काज होगा वो राजधानी क्षेत्र से हैंडल होगा। अब ओवरऑल देखा जाए तो सर्वाधिक लोग कौन से हैं, डच भाषा के। लेकिन राजधानी क्षेत्र में सर्वाधिक लोग के कौन सी भाषा के, 80% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा के। अगर ये 80% लोग फ्रेंच भाषा वाले लोग अपने नियमानुसार अपने बहुसंख्यकवाद के मॉडल को अपनाते हुए फ्रेंच भाषा को वहां की राजभाषा घोषित कर देते हैं, तो पीछे का 59% ये जो क्षेत्र है ये लड़ाई करेगा कि नहीं करेगा, झगड़े उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा।
टकराव की स्थिति उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ बेल्जियम की सरकार के सामने समस्या आ जाती है। अब यहाँ सीधा सा प्रश्न बनेगा, बोर्ड के अंदर अगर विद्यार्थी देखेंगे तो सीधा प्रश्न बनेगा कि बेल्जियम की जातीय बुनावट को समझाइए, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि बेल्जियम का जो जातीय बुनावट था वो बिल्कुल जटिल क्यों था? रीजन तो जटिल के अंदर आप ये सारे लिखोगे कि फ्लेमिश इलाके के अंदर 59% डच लोग थे, वेलोनिया क्षेत्र में 40% जो है फ्रेंच भाषी क्षेत्र था, और शेष 1% जर्मन लोग थे। लेकिन राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग जो थे वो फ्रेंच थे, और 20% लोग जो थे वो डच थे। अब आगे देखिए, अल्पसंख्यक फ्रेंच, ये जो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग हैं ये आपके तुलनात्मक रूप से ज्यादा और समृद्ध और ताकतवर थे। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो लोग थे ज्यादा पैसों वाले थे, इनके पास पैसे, खतरनाक पैसे थे भाई साहब, बढ़िया धनी आदमी थे, अमीर आदमी थे, गजब के। 1960 के दशक में इन जातीय बुनावट के बीच में क्या उत्पन्न हो गया? टकराव। बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, ऐसी स्थिति होगी तो टकराव तो उत्पन्न हो गई। अब राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर जो है वो, सॉरी राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स के अंदर जो है वो फ्रेंच लोग हैं। तो फ्रेंच लोग पैसे वाले थे तो इन्होंने अपने हिसाब से नियम बनाने शुरू किए। तो पीछे जो डच लोग हैं वो नाराज हो गए कि भाई साहब ये दिल्ली में मतलब राजधानी में बैठे, वहां बैठे बैठे नियम लागू कर रहे हैं तो हमारे लिए तो सही नियम नहीं बन रहे। तो यहाँ 1960 के अंदर क्या होता है? टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक एक चीज बढ़िया मजेदार तरीके से देखनी है कि 1960 के अंदर इन लोगों के बीच में जो है वो आपके टकराव उत्पन्न हो जाता। 1960 टकराव शुरू हो जाता है। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे डच लोग जो है वो क्या है? कमजोर लोग हैं। ठीक है। अगर मैं फ्रेंच लोगों की बात करूं तो फ्रेंच लोग कैसे हैं? फ्रेंच लोग जो है वो ताकतवर है, लेकिन क्या है? अल्पसंख्यक है। और ये क्या है? बहुसंख्यक है। ये ज्यादा है संख्या में, डच ज्यादा है, लेकिन फ्रेंच लोग जो ताकतवर है। लेकिन अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली क्षेत्र के अंदर, सॉरी राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर, मेरे को दिल्ली याद आ रही है, अगर मैं इसकी राजधानी क्षेत्र की बात करूं तो राजधानी क्षेत्र के अंदर जो देखा जाए तो बहुसंख्यक कौन हो गए? फ्रेंच लोग हो गए। और उसमें देखेंगे तो बहुसंख्यक कौन हो जाएंगे? डच लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको इस पॉइंट को समझना है कि भाई ओवरऑल देखा जाए तो 59% जो लोग है वो आपके डच भाषी क्षेत्र है, लेकिन फ्रेंच वाले हुए वो कम है, 40% ही है। और दिल्ली की राजधानी क्षेत्र की बात करूं तो राजधानी क्षेत्र के अंदर जो है वो आपके बहुसंख्यक है वो फ्रेंच लोग है, और अब अल्पसंख्यक है वो डच लोग है। तो आगे देखिए, बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से बिल्कुल अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। यानी यहाँ पे जो है बेल्जियम वाले हो बिल्कुल अलग रास्ता अपनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया मजेदार रास्ता अपनाते हैं श्रीलंका से। और उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। यानी उन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। क्षेत्रीय अंतरों का मतलब क्या हुआ? ये अंतर ही तो है, डच वाले, फ्रेंच वाले और जर्मन वाले। तो इनकी संस्कृति और क्षेत्रीय जो विभिन्नता है उनको स्वीकार करते हुए उन्होंने 1970 से 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में प्रमुख रूप से 4 संशोधन इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगापन का एहसास ना हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इन लोगों ने इस टकराव को कम करने के लिए श्रीलंका से हटते हुए एक मॉडल अपनाया, जिसके अंदर इन्होंने सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय भिन्नता जो है उसको स्वीकार करते हुए 1970 से 1993 तक अपने संविधान के अंदर टोटल 4 संविधान संशोधन किए। और जो 4 संविधान संशोधन किए उनका एकमात्र जो उद्देश्य रखा, वो क्या उद्देश्य रखा? वो रखा कि भाई हमारे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को बेगेपन या बेगापन जो है, बेगानेपन, ठीक है ना, बेगानेपन, बेगानेपन की स्थिति का महसूस नहीं हो, यानी उन्हें बेगानेपन नहीं लगे। बेगानेपन का मतलब क्या हो गया? गैर या पराया होने की अवस्था या भाव। यानी अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई हमारे को यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो ऐसी जो स्थिति है उसे क्या कहा जाता है? बेगापन कहा जाता है। और इन्होंने जो 4 प्रमुख मॉडल अपनाए, वो 4 प्रमुख मॉडल क्या थे? तो 4 प्रमुख मॉडलों की बात करें तो सबसे पहला है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या जो है वो क्या रहेगी? समान रहेगी। यानी डच और जो फ्रेंच भाषी जो मंत्री है उनकी संख्या क्या रहेगी? बराबर रहेगी। दूसरा जो है
जैसे बात समान रहेगी, कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुसंख्यक उसके पक्ष में हो और इसी प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। ठीक है। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों में क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। यानी यहाँ जो है वो दूसरा जो है वो क्या किया गया कि केंद्र सरकार ने आधे से अधिक जो है अपनी शक्तियां किसको दे दी गई, राज्यों को दे दी, यानी राज्य सरकार को दे दी गई। अब राज्य जो है वो केंद्र के अधीन काम नहीं करेगा, अधीन नहीं है। अब अधीन नहीं है ये आप सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, संघवाद वाले के अंदर कि किस तरीके से अधीन नहीं रहता है। उसके बाद में तीसरा जो है वो यहाँ पे बराबर प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनाई गई। प्रतिनिधित्व तो क्या किया गया, बराबर किया गया। और उसके बाद में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया, जिसे सामुदायिक सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे बराबर प्रतिनिधित्व, और चौथा जो है वो है आपकी सामुदायिक सरकार, सामुदायिक। चौथे स्तर की जो यहाँ पे सरकार बनाई गई वो बनाई गई सामुदायिक सरकार, सामुदायिक सरकार। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 1970 से लेकर 1973 के बीच में जो टोटल संविधान संशोधन हुए थे बेल्जियम के संविधान के अंडर, टोटल 4 संविधान संशोधन हुए थे। और उसमें एक विशेष बात को ध्यान रखा गया, वो क्या बात थी, बेगापन। यानी अपने किसी भी नागरिक के मन में ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे संविधान के अंदर कोई हक नहीं दिया गया है या फिर मुझे पराया कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखा गया और इसी के लिए 4 संशोधन हुए। 4 संशोधन कौन कौन से हुए, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो सरकार ने यह फैसला किया कि केंद्र में जो भी सरकार होगी उसमें डच और फ्रेंच भाषी जो मंत्री है उनकी संख्या क्या होगी, समान होगी। केंद्र मतलब उनके राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स में, भले ही 80% में 80% जो है वो फ्रेंच भाषी वहां पे रहते हो, लेकिन वहां पे जो बात ध्यान में रखी गई वो रखी गई कि मंत्रियों की संख्या जो होगी दोनों की क्या होगी, समान होगी। और दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट यह था कि केंद्र ने आधे से अधिक शक्तियां जो है वो राज्य सरकार को दे दी। ठीक है, और राज्य सरकार को दे दी। अब राज्य सरकार जो है वो केंद्र के अधीन नहीं है, यानी उसके प्रति जवाबदेही नहीं है। तीसरा जो है वो बराबर प्रतिनिधित्व वाली सरकार बनेगी और चौथा जो है वहां तीसरे स्तर की एक और सरकार बनाएगी जिसे सामुदायिक सरकार कहा जा सकता है। तो यहां पे भी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे बात करें तो यहाँ बेल्जियम का मॉडल बिल्कुल सही तरीके से कंप्लीट हो गया, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि बेल्जियम में क्या क्या चीजें की गई। अब है आगे बात करें तो ये है श्रीलंका के जातीय समूह का विवाद और बहुसंख्यक वाद। देखो बेल्जियम का मॉडल और श्रीलंका के मॉडल में दोनों में भिन्नता बहुत मजेदार तरीके से आपको देखने को आएगी। जैसे आप श्रीलंका का मॉडल पूरा कंप्लीट देखोगे तब देखो। अब यहां मैं बात करूं श्रीलंका की, तो सबसे पहले श्रीलंका को मैप में देखना बहुत जरूरी है। तो ये वाला जो भाग है ये है श्रीलंका, यानी ये पूरा आपका जो क्षेत्र है वो भारत है। भारत के दक्षिण में जो है वो आपका श्रीलंका स्थित है। देखो यह एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है और यहाँ जो है ये आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। ये जो है ये क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु का और तमिलनाडु के दक्षिण में ये है। यहाँ पे है आपका अरब सागर, ये जो है वो बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है वो आपका हिंद महासागर। ये हिंद महासागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया। तो ये एक प्रकार का द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब हो गया जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। ठीक है, तो ये स्थिति कंप्लीट की जो श्रीलंका है वो एक प्रकार का द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूहों में बात करें तो यहाँ का एक सिंहली है, वो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है। ऐसे मान लो यहाँ जो है वो सिंहली एक प्रमुख सामाजिक जातीय समूह है और जिसकी कुल आबादी की बात करूं तो 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है जिसकी आबादी कुल लगभग 18% है। उसके बाद में आते हैं तमिल। कौन आते हैं, तमिल आते हैं और इनके अगर परसेंटेज की बात करूं तो ये लगभग है 18%। तमिलों के दो समूह है, यानी ये जो तमिल है इनके दो समूह है। एक तो है श्रीलंकाई मूल, श्रीलंकाई मूल, और दूसरे जो है वो है भारतीय तमिल, भारतीय तमिल। एक तो है श्रीलंकाई मूल और दूसरे हैं भारतीय तमिल। श्रीलंकाई जो मूल के लोग हैं वो है 13% और बाकी के जो है वो आपके कौन से हो गए, यानी बाकी के जो हो गए वो आपके 5% के आसपास जो है वो आपके कौन से हो गए, 5% के आसपास जो है वो आपके हो गए भारतीय तमिल। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ आपके बाद में आ गया इसमें देखो कि 74% जो है वो टोटल आपके सिंहली है, 18% जो है वो आपके तमिल है और तमिलों में भी दो तमिल समूह है। एक तो श्रीलंका के मूल तमिल है और एक है हिंदुस्तानी तमिल यानी भारतीय तमिल।
अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भारतीय तमिल वहां गए क्यों? तो भारतीय तमिल औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे और उन्हीं लोगों की जो संतान उत्पन्न हुई वो भारतीय तमिल कहलाई। अब यहाँ समझना यह है कि जब औपनिवेशिक शासन व्यवस्था थी, यानी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब क्या किया गया, श्रीलंका में कुछ चाय के बागान या अन्य जो बागान थे, बगीचे थे, उनमें काम करने के लिए तमिलनाडु से कुछ लोगों को लाया गया काम करने के लिए। तो ये तमिलनाडु से जो लोग वहां पे गए थे और जो तमिल भाषा बोलते थे, उन्हीं की जो संतान थी उन्हें कहा गया भारतीय तमिल। ठीक है। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी 1947 में हम लोग आजाद हुए थे और यहाँ 1948 के अंदर जो है वो आपके श्रीलंका जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता। ओके, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना। तो अब यहां जो है सिंहली 74% है, इसका मतलब ये क्या है, बहुसंख्यक है, यानी संख्या में ज्यादा है। तो जैसे ही आजाद हुए तो सिंहली लोगों ने भाई साहब कहा कि भाई साहब अपन कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, चलो ठीक है बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन लोगों ने यहाँ पे कानून व्यवस्था को बनाना चाहा जैसे आजाद हुआ। तो 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति चली। अब यहाँ गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ ये हुई कि ये लोग सिंहली लोग जो थे ये बहुसंख्यक थे और इन्होंने एक नियम लागू किया 1956 के अंदर। 1956 के अंदर क्या नियम लागू किया कि इन्होंने जो है वो सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया। सिंहली को क्या बना दिया, राज भाषा बना दिया। और राजभाषा बना करके क्या कर दिया, कहा कि अब जितना भी काम होगा वो सारा का सारा किस में होगा, सिंहली में होगा। जैसे कि स्कूलों में जो पढ़ाई है वो सिंहली में होगी, अगर आपको नौकरी लेनी है तो नौकरी भी आपको सिंहली भाषा की जानकारी होगी तभी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में दरकिनार कौन हो गए, दरकिनार जो है वो आपके तमिल लोग हैं, इनको क्या कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। यानी ऐसी स्थिति से अब जो 18% जो लोग तमिल है वो क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होंगे, क्योंकि इनकी तो भाषा तमिल है और वहां जो भाषा लागू कर दी गई है वो कर दी गई है आपके सिंहली। अब जैसे मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में आप जिस भी राज्य से देख रहे हो, जैसे हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान से अपनी भाषा राजस्थानी है और अपन लोग हिंदी को जानते हैं, और अब अचानक से राजस्थान के अंदर जो है वो तमिलनाडु की भाषा को लागू कर दिया जाए। जैसे राजधानी अपने जयपुर के अंदर तमिलनाडु के कुछ लोग हैं तमिल भाषा बोलते हैं और तमिल भाषा को लागू कर दिया जाए, कह दिए भाई राजस्थान की जो भाषा है अभी जो कामकाज होगा वो सारा का सारा तमिल में ही होगा। तो उन बहुसंख्यक छोटे से लोगों ने क्या किया, वहां पे उस चीज को लागू कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव पूरी जनसंख्या के ऊपर पड़ रहा है क्योंकि भाई हम लोगों को तो पीछे रख दिया। जैसे हम लोग मारवाड़ी राजस्थानी आदमी है तो राजस्थानी भाषा को बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे, दरकिनार कर दिया गया तो वहां पे भी। तो यहाँ इस चीज को समझना है कि भाई साहब सिंहली भाषा को लागू कर देने के कारण सरकारी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में जितना भी कामकाज होगा वो सारा का सारा सिंहली में होगा। तो तमिल इस बात से दरकिनार हो गए। आगे देखो, तमिलों की नाराजगी और बेगापन बढ़ गया जिसके कारण 1980 के दशक में उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग को लेकर अपने राजनीतिक संगठन बने। अब ऐसी स्थिति में तमिल दरकिनार हो गए। तमिलों को दरकिनार कर देने के कारण जो है वो उत्तरी तमिल, ये जो यहाँ पे क्षेत्र वाला है उत्तरी श्रीलंका वाला, उत्तरी पूर्वी श्रीलंका का भाग है, यहाँ से तमिलों के जो संगठन है इनके अंदर बेगापन की भावना बढ़ गई। बेगापन बेगापन की भावना बढ़ गई तो इन लोगों ने अपने 1980 के दशक के अंदर स्वतंत्र सरकार बनाने का फैसला किया। इन्होंने कहा हमें आपकी सरकारें चाहिए ही नहीं, हम अपनी स्वतंत्र सरकार अलग से बनाएंगे। यानी किन का गठन करना शुरू कर दिया, स्वतंत्र सरकार, यानी इलम स्वतंत्र सरकार का गठन करना शुरू कर दिया। बनाने की मांग को लेकर के अलग अलग राजनीतिक संगठन बने और ये टकराव गृह युद्ध में परिणित हो गए और परिणाम स्वरूप दोनों के पक्ष में हजारों लोग मारे जा चुके थे और अपने परिवार और अपने मुल्क से भागकर लोग शरणार्थी बन गए थे और 2009 में ये जाकर के समाप्त हुआ। तो यहाँ ऐसी स्थिति में इलम सरकार बनी, उत्तर में अलग सरकार है, दक्षिण में अलग सरकार है। तो ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति ज्यादा बढ़ गई और यहाँ पे जो स्थिति पैदा हुई, ये स्थिति पैदा हो गई गृह युद्ध की। यहाँ गृह युद्ध हुआ और ये गृह युद्ध जो है वो आगे जाकर के 2009 के अंदर समाप्त हुआ। तो यहाँ आपको दोनों चीजों को समझना है कि बेल्जियम ने किस तरीके से मॉडल अपना करके पूरी शांति व्यवस्था को कायम किया, और उसके बाद में बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मॉडल अपनाया गया और उसको किस तरीके का सामना करना पड़ा। तो यहाँ दोनों चीजों से एक चीज समझ में आती है कि बहुसंख्यक के द्वारा लिया गया फैसला वर्तमान समय में तो ठीक लगता है लेकिन फ्यूचर में उसकी हानि देखने को मिल सकती है। भाई जब देखो
स्वतंत्र राष्ट्र बना तो 1956 के अंदर इन लोगों ने फैसला ले लिया कि भाई सिंहली को राजभाषा बना दे। उस समय तो उन लोगों को सही लगा, लेकिन आगे जाकर के ये सिंहली को जो राजभाषा बनाया गया, ये गृह युद्ध की स्थिति को उत्पन्न कर दिया। यानी फ्यूचर में इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल सकती है। और इसका ताजा उदाहरण अगर अपन देखें तो इसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं आपके इसमें शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये टॉपिक देखने को मिलेगा कि यहाँ जो सत्ता की साझेदारी का जो मॉडल है वो सही तरीके से नहीं है, या फिर ऐसा देखा जा सकता है कि वहां उन्होंने कुछ ऐसा नियम अपनाया जिसकी वजह से लोग नाराज हो गए और उनको भागने पे मजबूर कर दिए गए। तो हम पॉलिटिकल के अंदर, सरकार के अंदर कोई बहुसंख्यक के आधार पर फैसला नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो हमें फ्यूचर में उसका भुगतान बहुत ही जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। तो जैसे देखो अभी शेख हसीना ने ऐसा निर्णय शायद था, मैंने देखा था कि उनके पिता के टाइम में जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो समर्थन दिया था या जो हिस्सेदारी ली थी, उनको कुछ आरक्षण वगैरह ऐसा सिस्टम किया था, तो उसकी वजह से उन्हें जब लागू किया गया तो उसे सही लगा था कि भाई बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में अभी जो वर्तमान समय में आरक्षण की वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही थी, जो मेहनत कर रहे थे उनको नहीं मिल रही थी, तो उन लोगों ने आंदोलन कर दिया जिसकी वजह से उन्हें भागना पड़ा। तो कई रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ एक बात हमें समझनी है कि बहुसंख्यक के द्वारा लिया गया फैसला वर्तमान समय में तो अच्छा होता है, लेकिन फ्यूचर में उसको देखा जाए तो उसके नुकसान जो है अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आपको श्रीलंका का बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़े से शब्द आए हैं कि बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है। बहुसंख्यक का जो मतलब होता है वो होता है, यह मान्यता है कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मन चाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। तो बहुसंख्यक का सामान्य अर्थ देखा जाए तो संख्या में जो अधिक लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है बहुसंख्यक, ठीक है। और बहुसंख्यक लोग अधिकतर ये चाहत रखते हैं कि शासन जो है वो हमारे अनुसार होना होना चाहिए, या फिर वो अल्पसंख्यक लोगों के जो समुदाय या उनकी जरूरत है, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी अवहेलना कर सकता है या उनको हड़प सकता है। उसके बाद में गृह युद्ध, यानी किसी भी मुल्क में सरकार के विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले तो वो गृह युद्ध की स्थिति कहलाएगी, ठीक है ना। आपस में अगर एक ही देश के अंदर लोग लड़ने लग जाए तो उसे गृह युद्ध कहा जाएगा। उसके बाद में युक्तिपरक। युक्तिपरक का मतलब है हानि और लाभ को सावधानी पूर्वक हिसाब लगाकर लिया गया फैसला। पूरी तरीके से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर उसका उलट हो सकता है, ध्यान रखना। हानि और लाभ, यानी अगर ये नियम अपनाएं तो हमारे को क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, इस तरीके का अगर कोई फैसला लेके कोई नियम लागू किया जा सकता है तो उसे कहते हैं अपन युक्ति परक। तो ये तीनों शब्द भी आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि बहुसंख्यक क्या होता है, गृह युद्ध क्या होता है और युक्ति परक क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी। आगे है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो इसमें देखो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, इसके अंदर देखिए सत्ता की साझेदारी जरूरी होने के पीछे क्या क्या कारण है। तो सत्ता की साझेदारी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, सत्ता की साझेदारी जरूरी क्यों है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द की स्थिति बनी रहे। यानी सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा जो होता है वो कम होता है और इससे समाज के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहती है। बिल्कुल इसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि सामाजिक सौहार्द की स्थिति बनी रहे। उसके बाद में है राजनीतिक स्थायित्व, यानी सत्ता की साझेदारी से व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें स्थिरता बनी रहती है। जब सभी समूहों में सत्ता की भागीदारी बराबर मिलती है तो शासन व्यवस्था जो अपने आप स्थायित्व बनाई रहती है, उसमें समर्थन मिलता रहता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी जो है वो किसी प्रकार की ऐसी शासन व्यवस्था अपनाए जिसमें किसी एक तबके को नाराज कर दिया जाए तो वो तबका अगले चुनाव में उन्हें वोट नहीं देगा, वोट नहीं देंगे तो वो हार जाएंगे, यानी उनके स्थायित्व बना नहीं रहेगा। उसके बाद में लोकतंत्र की आत्मा। लोकतंत्र का मूल मंत्र ही सत्ता की साझेदारी है। इसमें हर नागरिक की भागीदारी होती है जिससे शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। उसके बाद में बहुसंख्यकवाद से बचाव। सत्ता की साझेदारी से बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर नहीं थोपा जाता है, उनसे बचाया जाता है, जिससे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा होती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्ता की साझेदारी करनी क्यों जरूरी है। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा राजनीतिक स्थायित्व बना रहे, तीसरा लोकतंत्र की आत्मा है, चौथा जो है वो बहुसंख्यकवाद से बचाव के लिए भी हमें सत्ता की साझेदारी करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। तो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी शक्ति का स्रोत है और इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना स्थायित्व स्थायी अपना शासन चलाते हैं। यानी अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, ध्यान रखना। लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक सत्ता का स्रोत कौन से, मंत्री नहीं है, जनता है, ठीक है ना। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। सबसे पहला है शासन के विभिन्न अंग। अब रूप का मतलब क्या हुआ कि वर्तमान समय में जो सत्ता की साझेदारी है
वो किन रूपों में देखने को मिलेगी? तो सबसे पहला है शासन का अंग। तो शासन के अंग के अंदर वापस वही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? टॉपिक का मतलब है कि भाई जो वर्तमान में जो सत्ता है वो किन रूपों में दिख रही है। भाई भारत की बात करूं तो भारत में सत्ता की साझेदारी की बात करें तो भाई विधायिका को अलग शक्तियां दी गई है, कार्यपालिका को अलग शक्तियां दी गई है और न्यायपालिका को अलग शक्तियां दी गई। जैसे देखो, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है और इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं है कि भाई कार्यपालिका न्यायपालिका को दिया भाई कि तुम कानून बनाओ और लागू करो, तो वो अपने मनमाने तरीके से नहीं लागू कर सकते। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। और हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। और इसी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो पुलिस जो प्रशासन है वो व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगा है, तो पुलिस अपने मन माने तरीके से ऐसे थोड़ी, मैं पुलिस हूँ चल या मुर्गा बन जा, चल मैं डंडा मारूंगा, चल मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। तो आपने कोई गलती ही नहीं की है तो वो आपको जेल में नहीं डाल सकते। अगर गलती की है तो वो आपको जेल में डालेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, पुलिस वालों के ऊपर भी नियंत्रण है। जरूर तो उनको पुलिस कि भाई पुलिस में भर्ती हो गए, पुलिस में आपकी नौकरी लगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करेंगे। उनके ऊपर भी नियंत्रण है। यानी यहाँ जो है वो सत्ता का क्षैतिज वितरण है और इसमें एक दूसरे जो अंग है वो उसके अंडर में रह के काम करते हैं, उनके ऊपर भी नियंत्रण है। और इन सब के ऊपर जो नियंत्रण रहता है वो रहता है न्यायपालिका। ठीक है, आगे बात करो। तो पहला बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यानी सत्ता जो है वो शासन के विभिन्न अंगों के रूप में विभाजित की हुई होती है। दूसरा है सरकार के बीच विभिन्न स्तरों का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए सामान्य सरकार हो, फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें रहें। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या फिर केंद्र सरकार कहा जाता है। प्रांतीय या स्तरीय सरकारें को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार या हर देश में इसका बंटवारा अलग अलग है। तो दूसरा है सत्ता का बंटवारा अलग अलग स्तरों पर करना। पहला तो हो गया अंगों पर, दूसरा है स्तरों में। इसमें एक तो हो जाएगी केंद्र सरकार, ठीक है, और दूसरी हो जाएगी राज्य सरकार। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो तीसरी सरकार है उसे अपन कहते हैं स्थानीय सरकार, ठीक है। और अगर बेल्जियम में बात करेंगे तो सामुदायिक सरकार, ठीक है ना। ये सभी देशों में अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो दूसरा अपने को अगर सत्ता की साझेदारी का रूप देखने को मिलेगा तो इसमें जो है सत्ता की जो शक्ति है, सत्ता का जो बंटवारा है वो विभिन्न स्तरों के रूप में देखने को मिल सकता है, केंद्र में, राज्य में और स्थानीय। भारत में तो स्थानीय हो गया और बेल्जियम में सामुदायिक सरकार के रूप में हो गया। तो देखो यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि स्तरों में बंटवारा होता है। केंद्र जो है वो पूरे केंद्र के लिए शासन व्यवस्था को हैंडल करती है और राज्य जो है वो राज्य या फिर प्रांतों के लिए, ठीक है। उसके बाद में सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के रूप में, मसलन भाषा और धार्मिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे बेल्जियम के अंदर सामुदायिक सरकार को बनाया गया और इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, कुछ देशों के संविधान और कानून इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूपों से कमजोर समुदायों और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। जैसे कि अपने सेकंड चैप्टर में अपन देखेंगे कि जो अपने भारत में स्थानीय सरकार है वहां पे महिलाओं को 1/3 सीटें आरक्षित की है कि भाई महिलाओं को भी राजनीतिक के अंदर स्थायित्व मिलना चाहिए, ठीक है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित या फिर नियंत्रण करने की तरीकों में भी लक्ष्य कर सकते हैं। यानी अब चौथा रूप देखें सत्ता के बंटवारे के अंदर, तो चौथा जो रूप है वो दबाव समूह के रूप में हो सकता है। यानी कोई ऐसा संगठन है जो सरकार को दबाव दे करके काम करवाता हो, या फिर आंदोलन, जैसे कोई गतिविधियां नहीं हो रही है तो आप लोग आंदोलन करके भी सत्ता हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके क्षेत्र के अंदर सड़क टूटी हुई है और सरकार जो है वो आपके अ, सड़क की क्षतिपूर्ति नहीं कर रही है, सड़क नहीं बना रही है, तो ऐसे में आप आंदोलन करके भी शक्ति हासिल करके उसे सही करवा सकते हो। तो चौथा जो रूप है वो दबाव समूह और आंदोलनों के रूप में भी देखा जा सकता है। उसके बाद में है दो मुख्य बिंदु, एक तो सत्ता का क्षैतिज वितरण और एक है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इन दोनों को देख लीजिए। सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब क्या हुआ? सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब है कि विभिन्न संस्थाओं या अंगों के बीच में सत्ता को विभाजित विभाजित करना। क्षैतिज वितरण का मतलब क्या हुआ? अंगों में सरकार का बंटवारा करना। इसमें जो अंग है उसमें अंग कौन कौन सा हो गया? अंग का मतलब हो गया कार्यपालिका, न्यायपालिका और
विधायिका, ये जो 3 अंग हैं इनके अगर बँटवारा कर रखा है तो ये कहलाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। जैसे देखो सत्ता के क्षैतिज वितरण से तात्पर्य है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का वितरण। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। अलग-अलग अंग स्वतंत्र रूप से इसमें कार्य करते हैं और एक अंग दूसरे अंग पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है। जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। लक्ष्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और लोकतंत्र मूल्यों को बनाए रखना। उदाहरणतः भारत में संसद, विधायिका, कार्यपालिका और उच्चतम न्यायालय न्यायपालिका, ये जो है वो एक प्रकार से सत्ता का क्षैतिज वितरण है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्षैतिज वितरण, यानी अंगों के अंदर शक्तियों का विभाजन हो गया आपके क्षैतिज वितरण। और उसके बाद में है ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का मतलब है कि सत्ता को विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना, यानी अलग अलग स्तरों पर विभाजित करना। दोनों में शब्द से कंफ्यूजन रखेगा। क्षैतिज के अंदर तो सत्ता को अंगों में विभाजित करना, और ऊर्ध्वाधर के अंदर सत्ता को अलग अलग स्तरों में विभाजित करना। कैसे? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। जैसे अपने यहाँ पे बात करेंगे तो स्थानीय शासन के अंदर ग्राम पंचायत वगैरह ये आती है, और बेल्जियम में देखेंगे तो सामुदायिक सरकार। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो विभिन्न स्तरों में शक्ति का वितरण होता है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। ठीक है, सभी स्तर स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। संघीय व्यवस्था में अधिक प्रमुख, जैसे भारत और अमेरिका में इस तरीके की व्यवस्था अपनाई गई है। लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर शासन सुनिश्चित करना और स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना। इसलिए जो है वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया जाता है, यानी अपना समाधान जो है वो स्थानीय स्तर पर भी हो जाए। जैसे कि अब देखो ग्रामीण स्तर पर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, ऐसी स्थिति में वो राज्य और केंद्र में बेचारा कहाँ भटकता फिरेगा। इसलिए जो है वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया गया है कि अगर ग्राम पंचायत स्तर पर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका जो निपटान है वो ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है वो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया गया है। जैसे कि भारत में केंद्र, राज्य और पंचायत और नगर निगम जो है वो एक प्रकार से सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो इस चैप्टर में से जो बेल्जियम पढ़ रहे थे अपन, बेल्जियम के अंदर आपके यूरोपीय संघ की संसद स्थित है। यानी यूरोपीय संघ जो है इन यूरोप महाद्वीप का, इस यूरोप महाद्वीप का मुख्यालय जो है वो आपके बेल्जियम में स्थित है। यानी ब्रुसेल्स बेल्जियम की जो राजधानी है वहां पे आपके यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर एक दो रह गए हैं जो है आपके वन लाइनर और एमसीक्यू के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जिंदाबाद, जय भारत। ठीक है, अब प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं उनके लिए तो वीडियो ये सारी आपके लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होगी, और जो विद्यार्थी 10th बोर्ड के हैं और उनके सिलेबस में जो चैप्टर है उनकी वीडियो जो है ये सारे के सारे आपके लक्ष्य क्लासेज बालोतरा पे अपलोड होंगे। तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आपके सारे चैप्टर अपलोड किए जाएंगे। टोटल 8-9 चैप्टर हैं, वो सारे के सारे अपलोड होंगे। और बोर्ड में जो है, बोर्ड वालों के लिए टोटल 5 चैप्टर ही है, तो वो 5 चैप्टर जो है मैं आपके लक्ष्य क्लासेस बालोतरा पे अपलोड करूंगा। तो ठीक है, अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए पीपीटी मोड वाली तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर देना, सॉरी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर कंप्लीटली बिल्कुल शानदार तरीके वाली पीडीएफ चाहिए कि सर हम प्रिंट निकाल के पढ़े, तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो कि मैंने आपको स्क्रीन से पहले ही शो कर दी थी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय। और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो के अंदर इसको अच्छे से समझा दूँ।